कोणीय संवेग अभी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला बता दूं, ये वाला बता देते हैं। देखो भाई बेटा, सवाल आप सबने पढ़ाई होगा, होमवर्क दिया था भाई, अगर सवाल आपने पढ़ाई नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है फिर सवाल सुनने का। देखो ये हमारी अक्ष है, एक्स अक्ष। तो यहाँ पर कुछ x बराबर 0 होगा, यहाँ पर x बराबर a है और यहाँ पर क्या है बेटा x बराबर b, x बराबर b है। तो एक कण को हम फेंकते हैं, एक कण को बेटा प्रोजेक्ट किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, धनात्मक x दिशा में जा रहा था और चुंबकीय क्षेत्र कहां है बेटा, ऋणात्मक x दिशा में। मान लीजिए बेटा कि कण को हमने यहां से फेंका है किस वेग से, v वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की ओर है। ऊपर से इधर से फेंकता हूं, चलिए कहीं से भी चला सकते हैं, मुझे डायग्राम ऊपर बनाना पड़ता है। फिर यहाँ से हमने v वेग दिया, चुंबकीय क्षेत्र कहां है भैया, ऋणात्मक z दिशा में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है क्रॉस। तो v क्रॉस b करो, v के दिशा में उंगली रखो, b की तरफ घुमाओ, अंगूठा कहां चला गया, ऊपर ऊपर इन दी एयर चला गया अंगूठा, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ घूमेगा भैया, कहां घूमेगा, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है। जैसे जैसे आप वेग बढ़ाओगे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ाओगे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपको क्या कहा जाता है कि हम इस कण को एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में कितना वेग दें ताकि यह कहां पर प्रवेश कर जाए, x ग्रेटर देन b में प्रवेश कर जाए। कहने का मतलब बेटा है x बराबर ये लाइन से हम इसको वेग दे रहे हैं और हमें इधर घुसाना है, इसको x बराबर b में घुसाना है। तो वेग कितना दें सर, बहुत ज्यादा दे दो ना वेग, बहुत ज्यादा। तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा वेग दे देंगे तो आराम से घुस जाएगा, आराम से घुस जाएगा। आपको कहा जाता है कि न्यूनतम कितना वेग दें, न्यूनतम कितना वेग दें। तो उनका न्यूनतम वेग के लिए आप बहुत कम वेग दोगे, बहुत कम दोगे तो इसका पथ ऐसा रहेगा, ऐसा पथ रहेगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, ऐसे केसेस के लिए लिमिटिंग पाथ बनाते हैं। लिमिटिंग पाथ का मतलब ऐसा पथ जो इसको टच करके आ जाए, जो क्या करे, इसको टच करके आ जाए, इसको टच करके लौटा, इसको अपन क्या कह देते हैं, लिमिटिंग पथ। हम कहेंगे इस वेग पर, चलो इसका नाम दे दो कितना, v0, कि v0 वेग ऐसा वेग है जिससे फेंके जाने पर कण इसको टच करके आ जाता है, टच करके। अगर हम वेग को इससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे, थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे तो कण यहां पर चले जाएगा। दिस रीजन इज x ग्रेटर देन v, x ग्रेटर देन v। तो हमने इसका पथ ऐसा बनाया। तो इस पथ के लिए बेटा हम वेग निकाल लेंगे, इस पथ के लिए वेग निकाल लेंगे और फिर कह देंगे कि अगर हम वेग का मान इससे थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे तो पथ इस सॉरी कण इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, कण इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो कण का पथ ऐसा है, कण ऐसे घूम गया, तो इसका केंद्र कहां होगा, हमने इसका केंद्र यहां पर कहीं होगा, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है। तो क्या आप इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तो सर त्रिज्या तो ये वाली लंबाई होगी, मास्टर मास्टर ओ मास्टर, त्रिज्या ये वाली लंबाई होगी, हम कहेंगे ये लंबाई होगी त्रिज्या आर के बराबर। अब वास्तव में ये लंबाई होनी कितनी चाहिए, क्या आर का मान हम निकाल सकते हैं दी गई जानकारी के अनुसार। तो ये x बराबर b है, x बराबर a है, तो वास्तव में बेटा ये जो लंबाई लगते देखिए, ये वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, b माइनस ए। ये वाली लंबाई है बेटा ये हो जाएगी b माइनस ए के बराबर। सोच लो ये x बराबर 0 है, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये वाली लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई, ये लंबाई कितनी है, b है, ये लंबाई b है। और ये वाली लंबाई कितनी है, ये x बराबर a है, तो ये वाली लंबाई कितनी है a। तो अगर हम इस लंबाई की बात करें दोस्तों, वो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस लंबाई की बात करें देन दिस लंबाई विल बी b माइनस ए। ये लंबाई होगी बेटा b माइनस ए, b में से a घटाओ आपको b माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए बेटा बात। तो जो त्रिज्या है ना बेटा, ये त्रिज्या ये किसके बराबर हो गया, त्रिज्या का मान b माइनस ए के बराबर हो गया। तो r बराबर हम क्या लिखते हैं सर, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी। हमें v का मान ज्ञात करना है, तो v का मान कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम, अपॉन एम। आर का मान कितना, b माइनस ए इंटू क्यू इंटू बी डिवाइडेड बाई एम, ये आंसर हो गया। तो लिमिटिंग पथ बना लिया करो। कभी ऐसा कहा जाए कि कण इस क्षेत्र में प्रवेश कराना है या नहीं कराना है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि v का अधिकतम मान बताओ ताकि इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, यहाँ प्रवेश नहीं कराना है, तो बस इसको टच कराते हुए निकाल लो, टच कराते हुए निकाल लोगे बेटा। तो ये जो लंबाई है ये केंद्र हो गया बेटा इसका, तो ये जो लंबाई है ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर लोगे। ऐसे सवाल अपन ने कल भी किए थे जिसमें लंबाई 2.1 L थी। अच्छा बन गया था सवाल, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। और कोई सवाल कराने लायक, इसकी दिशा जरूर देख लो। ये नेगेटिव चार्ज है फील्ड का अंदर, ठीक है, ये कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा था, नेगेटिव चार्ज है इधर जा रहा है, किस वेग से v से। तो v क्रॉस b करेंगे, v क्रॉस b करेंगे तो बल ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज पर, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए बल कहां होगा, नीचे होगा, बल कहां होगा, नीचे होगा। अब बल नीचे होगा तो कण का पथ इधर, इस कण इस तरफ घूमेगा, कण इस तरफ घूमेगा, तो बेटा ये बाहर निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र से। अब बेटा चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है, तो कण घूम के वापस आएगा। तो घूम के जब कण वापस आएगा तो वो प्लस वाई एक्स को काटेगा या माइनस वाई एक्स को, तो माइनस वाई एक्स को काटेगा, माइनस वाई एक्स को काटेगा। तो v और u आपस में बराबर होंगे, v और u आपस में बराबर होंगे और y का मान लेस देन 0 होगा। y का मान कैसा होगा बेटा, लेस देन 0 नीचे। अगर ये धन आवेश होता, धन आवेश होता तो बल लगता ऊपर, बल लगता ऊपर, तो फिर ये ऐसे घूम जाता और फिर y एक्स को, ये हम कहें धनात्मक y एक्स को काटता तो y का मान ग्रेटर देन 0 होता। और कोई सवाल है क्या कराने लायक? 8वां मैंने करवा दिया था, प्रणाली का हो ही चुका है। एक सवाल हमने पहले भी दिया था, किसी बच्चे ने कहा था सर ये बता दो बता दो। कुंडलीनुमा, कुंडलीनुमा देखो बी कहां है, इस दिशा में, बेग कहां है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। बेग के बेटा दो घटक है, बेग के दो घटक है, एक इधर वाला घटक है 5 मीटर पर सेकंड और एक इधर घटक है कितना, 4 मीटर पर सेकंड। बेग के दो घटक है। तो देखो बेटा ये वाला घटक क्या करेगा, ये वाला घटक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, और जो घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, जो घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है वो वाला घटक क्या कराएगा, ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो वेग का एक घटक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो सीधा चलाएगा, दूसरा घटक जो वेग के लंबवत है वो वृत्तीय गति कराएगा। तो एक कण घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। बल किस दिशा में लगेगा, तो v क्रॉस b, v इधर है बेटा, वेग कहां है ऊपर, b इधर है, तो v क्रॉस b बल लगेगा अंदर, बल अंदर लगेगा तो कण अंदर की तरफ मुड़ेगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। ये कण अंदर की तरफ घूमेगा ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो ऐसा पथ बनेगा कुंडली का, हेलिक्स, हेलिक्स पथ बनेगा, कण घूमते घूमते आगे जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये घटक होता तो सरल देखी गति, सिर्फ ये वाला घटक होता तो वृत्तीय गति। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक क्या कराता है, वृत्तीय गति। तभी तो बेटा जब हम त्रिज्या लिखते हैं ना r, तो r में लिखते हैं m और v लंबवत किसके, चुंबकीय क्षेत्र के बटे qb। तो लंबवत घटक लेते हैं हम त्रिज्या में, मतलब वेग का वो घटक जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है वही वृत्तीय गति कराता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र वेग समान दिशा में है तो कण की गति सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है भाई साहब, स्ट्रेट लाइन होती है। और कोई सवाल कराने लायक है? तो
अब बेटा अगर इस सवाल की बात आए तो ये तो अभी सवाल मैंने कराया है, समष्टि में समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी जे क्या विद्यमान है, द्रव्यमान एम, आवेश क्यू, एक कण को ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ भी चाल से प्रेक्षित किया जाता है, तो भी का अधिकतम मान जिसके लिए कण बाई जेड तल से टकराए ना, एक द्रव्यमान। तो देखो बेटा ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है, पिछले सवाल जैसा जिसमें हमने त्रिज्या निकाली थी। तो ये अपना कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक है बेटा, इस पॉइंट के निर्देशांक है डी, 0,0, ये वाला तल है ना, ये लाइन होगी एक्स जेड तल, ये जो तल बनेगा ये वाला तल, सॉरी एक्स जेड नहीं बाई जेड तल होगा, ये वाला तल कौन सा होगा बेटा, ये वाला तल होगा बाई जेड तल, बाई जेड तल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कहां है भैया, ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ऊपर की ओर है, ओ माय गॉड। कण को चाल कटे दी है, सर्कल को चाल दी है, कण को चाल दी है ऋणात्मक एक्स में भी, तो भी क्रॉस बी, भी इधर बी ऊपर, भी क्रॉस बी, बल कहां लगेगा अंदर, बल कहां लगेगा अंदर की तरफ, बल अंदर लगे तो कण अंदर मुड़ेगा, तो समझ लो ना, कण अभी ऐसे जा रहा था, ये अंदर जाके ऐसे मुड़ेगा, अंदर जाके ऐसे मुड़ेगा। अगर हम इसको ऊपर से देखें, ऊपर से टॉप व्यू इसका बनाए, तो टॉप व्यू अगर हम बनाएंगे, टॉप व्यू ऊपर से इसको देखें तभी हमें इसका पथ दिखाई देगा। टॉप व्यू बनाएंगे ऊपर से देखने पर, तो ये हमारे पास होगा बाई जेड तल, बेसिकली हमें जेड एक्सिस दिख रही होगी, बाई जेड तल में ये जेड एक्सिस हमें दिखेगी, जेड एक्सिस, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं भैया, ऊपर से ये कण ऐसे अंदर जाएगा अंदर, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर ना ये कण कुछ ऐसे घूम के आ जाएगा, ऐसे घूम के, लिमिटिंग पथ बना दो, ये सेंटर हो जाएगा, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, आर त्रिज्या, और आर का मान किसके बराबर है बेटा, इसके निर्देशांक डी, 0,0 है, अर्थात ये वाली दूरी कितनी है आर, ये वाली दूरी कितनी है बेटा आर के बराबर, ये दूरी डी है, तो आर बराबर कितना हो गया, डी हो गया, आर बराबर डी, ठीक है। वैसे अपन देखें थोड़ा सा इमेजिन करें तो यहाँ पर एक तल है, यहाँ पर एक तल है ऐसा, बाई जेड तल ऐसा है, बाई जेड तल ऐसा है, कण यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो ऐसे टच करके इसको आ जाए, इसको टच करके वापस आ जाए, तो जब इसको टच करके वापस आ गया, ये लिमिटिंग पथ हो गया। अगर हम वेग इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो अंदर चला जाएगा, मतलब इस साइड चला जाएगा, वेग अगर इससे कम रखेंगे तो ये टच करके बस वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा ये वाला, सर ये आंसर कैसे हो जाएगा, तो हमने कहा देखो ना, आर बराबर कितना होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, आर का मान कितना है डी के बराबर, तो हमें वी निकालना है, तो वी का मान हो गया आर क्यू बी अपॉन एम, तो आर का मान डी के बराबर, तो क्यू डी क्यू बी अपॉन एम, डी क्यू बी अपॉन एम, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस सवाल को भी देखिए, तो बेटा हमने पूरा हिंट दे दिया था, तो इसमें तो अच्छा एक गतिज ऊर्जा से कन्फ्यूज आ गए होगे, गतिज ऊर्जा से कन्फ्यूज आ गए होगे भैया, हाँ सर गतिज ऊर्जा से कन्फ्यूज आ गए। तो देखो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, प्रोटॉन है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, दिशा की कोई चर्चा नहीं है तो हम लोड ही नहीं ले रहे हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में इसका इतना त्वरण हो जाता है, इतना त्वरण पैदा होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, चुंबकीय बल एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा देख लो, दक्षिण की ओर चल रहा है, वेग इधर, कण कहाँ जा रहा है, दक्षिण, दक्षिण का होता है नीचे होता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है बेटा, इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, तो हमें कौन डिसाइड करना होता है, तो बी और बी के बीच एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो भाई साहब देखो एफ की जगह क्या लिख दोगे, एम इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अब हमारे पास बेटा भी का मान नहीं है, हमारे पास भी का मान नहीं है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वगैरह सब कुछ है, हमें ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27, ए का मान है 10 की घात 12, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, वी का मान हमारे पास सतनान है, बी का मान हमको ज्ञात करना है, और साइन 90 का मान हो गया 1। अगर कहीं से हमें वी का मान मिल जाए, वी का मान मिल जाए तो अपना काम है भैया, अपना काम है जाए। तो देखो वी को कैसे ज्ञात करेंगे, आपको गतिज ऊर्जा दी गई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है बेटा, 1 मेव, है ना। तो बेटा अभी हो सकता है इस चीज से आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ये 1 मेव क्या है, इसी से कंफ्यूज हुए होंगे आप, है ना। तो बेसिकली ये यूनिट बहुत कॉमन होती है, जब हम आगे चल के नाभिक वाला अध्याय पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर ना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयलन, वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत कॉमन सी इकाई होती है, बहुत कॉमन। तो यहाँ से हमें वी का मान निकालना है, तो गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। अब 1 मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये तो समझ गए होंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन। तो बस ये आ गया, ये इकाई किस में आ गई बेटा, जूल में आ गई है। किस में आ गई, जूल में। 1 की जगह 1 है, मेगा का मतलब होता है बेटा 10 की घात 6, मेगा का मतलब 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई का वैल्यू, फिर वैल्यू किस में आ जाती है, जूल में, ये वैल्यू बेटा जूल में आ जाती है, ठीक है। तो हमको लगता है हाँ चलो, अब हम यहाँ से v का मान ज्ञात करें, तो v स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1.6 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाय m। ये v स्क्वायर होगा, तो v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर रूट चला दो, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, m का मान कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27। इसको सिंप्लीफाई करोगे अच्छी वैल्यू आएगी, दिख ही रहा है, दिन दहाड़े दिख रहा है, वैल्यू अच्छी आ जाएगी, है ना। 1.6 से 1.6 कर गया है ना, बहुत बुरी वैल्यू नहीं आएगी, ज्यादा √2 आएगा। तो बस इस v का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, और इससे b का मान निकाल दो, b का मान निकाल, है ना। दिशा भैया ये साउथ होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर
नॉर्थ होता है और इधर होता है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर वेलोसिटी हो गई भैया और इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाई थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आइए एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। सर मॉडर्न फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन लगे। बेटा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर ये स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, इनसे सवाल आते हैं और सवाल बड़ी आसानी से बन जाते हैं। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवाल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में आप गलती कर दो, ठीक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर बहुत अच्छी और आसान चीज होती है बेटा, सवाल जल्दी बन जाते हैं, कम समय लगता है, तो पढ़ेंगे अपन उसको, सभी पढ़ेंगे बेटा। और अपने लिए तो बेटा सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए आपको काफी सारा हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। अब मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से कठिन सवाल आ गया, कठिन सवाल आ गया और आप कहो कि सर हमको कैपेसिटर ना बिल्कुल भी नहीं आता, अच्छे से नहीं आता, थोड़ी बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है। अब कैपेसिटर से जो सवाल है बहुत इजी आए, किसी चीज का सूत्र ही पूछ ले वो सिर्फ, नंबर तो दोनों के बराबर है ना, 4-4। तो हर टॉपिक हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बेटा बिलीव नहीं करो, जैसे सर एडवांस में भी ना बेटा, अभी बच्चे का फोन है, एडवांस में उसने फिजिक्स में ना 82 स्कोर किया, 82 मार्क्स। फिजिक्स के मार्क्स बता रहा हूं मैं, कट ऑफ हो गया टोटल को 74 76, ये कट ऑफ गया है, कट ऑफ एडवांस का, एडवांस का मतलब उसने भाई एक सब्जेक्ट से कट ऑफ ही क्लियर कर दिया, एक सब्जेक्ट से उसने कट ऑफ क्लियर कर दिया भाई, और उससे ज्यादा नंबर, ठीक है। तो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते चलोगे होता चलेगा। और पिछले साल बेटा मेंस में ना 100 में से है ना, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, 100 में से बहुत सारे बच्चों ने हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर हमारे 95 मार्क्स है, मार्कशीट भेजिए अपनी, 100 में से 95 मार्क्स। एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हुआ, 5 नंबर कट गए, गलत हुआ उसके 4 गए और -1, 4 -1, 5 नंबर कट गए, मतलब 25 में से 24 क्वेश्चन सही किए, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छा स्कोर कर लोगे, कठिन क्वेश्चन नहीं होता। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपने जितने भी विषय आप पढ़ते हैं ना, जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पता नहीं क्या, जो भी विषय आप पढ़ते हैं ना, इन सभी विषय में अगर कोई सबसे आसान, सबसे सस्ता सब्जेक्ट है ना, तो फिजिक्स है। फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट इस संसार में बना ही नहीं है। भगवान बनाने वाले थे, लेकिन नहीं बनाए, फोन आ गया भगवान। तो फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट भगवान बना ही नहीं पाए। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान विषय है। कठिन होता तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता, मुझे आता ही नहीं है। आसान इसलिए तो थोड़ा बहुत आता है हमको, कठिन होता तो नहीं आता। दिस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको लगेगा जी जब आप चीजें ध्यान से सुनोगे, सीखोगे। आइए, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के ब्लॉक को लंबे चिकने नत्तल पर छोड़ा जाता है। द्रव्यमान एम तथा क्यू आवेश के ब्लॉक को लंबे चिकने नत्तल पर छोड़ा जाता है। प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र बी नियत व समरूप है। चुंबकीय क्षेत्र बेटा नियत है, क्षैतिज सतह के समांतर है। जब ब्लॉक सतह के साथ संपर्क छोड़ता है तो प्रारंभ से वह समय ज्ञात कीजिए, प्रारंभ से वह समय ज्ञात कीजिए कि जब ये ब्लॉक को छोड़ता है। तो बेटा ये अच्छा सवाल है और इसमें 11th और 12th दोनों क्लास के कॉन्सेप्ट निहित है, निहित है। देखो जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि कोई भी वस्तु है वो किसी सतह को छोड़ने वाली है, कोई भी वस्तु है वो किसी सतह को छोड़ने वाली है, तो ऐसे सभी केसेस में अपन एक मेन पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट क्या होता है? मेन पॉइंट है ना, ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु जब सतह छोड़ने वाली होती है तो एन अभिलंब बल शून्य हो जाता है। तो एन एन जानते हैं ना बेटा, इसको हम कहते हैं अभिलंब बल, अभिलंब बल शून्य हो जाता है। इसमें भी बेटा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है थोड़ा सा। तो देखो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से हम ये जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना m है, तो इधर mg का एक घटक आता है, वो mg का घटक कितना होता है, mg cos थीटा नत तल के लंबवत, और एक घटक होता है बेटा नत तल के अनुदिश, उसका मान होता है mg sin थीटा। ये तो सभी लोग जानते होंगे, हम सब समझाऊं हो जाए बेटा इस बात पर, सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो बेटा याद रखना, अब हम क्या कर सकते हैं, नत तल पर ये अपन बहुत पढ़ते हैं बेटा 11th क्लास में, इतनी कॉमन चीज होती है, जैसे आपका नाम पूछ रहा हो कोई, कोई है ना, तो इतनी आसान चीज होती है, इतनी कॉमन चीज होती है। तो नत तल के लंबवत घटक होता है mg cos थीटा और नत तल के अनुदिश जो घटक होता है वो mg sin थीटा होता है। चलो मैं बता भी दूं क्यों होता है ऐसा। फिर मिटा दूंगा। देखो mg कहां होता है भाई साहब, mg कहां होता है नीचे,
नीचे, भार कहाँ लगता है बेटा, नीचे की दिशा में, mg लगता है नीचे। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला घटक कितना हो गया, थीटा हो गया। ये वाला घटक कितना हो गया, थीटा। तो अंततः मुझे पता चल गया, ये हमें पता चल गया कि ये mg है, ये mg है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो mg का इधर वाला घटक जिस साइड कोण बन रहा है वो घटक cos थीटा, दूसरा वाला घटक sin थीटा, दूसरा वाला घटक sin थीटा, ठीक है। ये कोण थीटा है तो इधर घटक cos थीटा, इधर घटक sin थीटा। अब तो सबको पता चल गया होगा, अगर अभी भी नहीं पता चला तो तुम बाबा टुल्लू हो, टिल्लू नहीं बाबा टुल्लू हो तुम, टुल्लू। अब तो पता चल गया ना भाई, mg के घटक है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अभिलंब बल कहाँ लगेगा, अभिलंब बल लगेगा इधर